हेलो। आज के हमारे टॉपिक का विषय है जस्टिस, न्याय। अगर हम बात करें राजनीतिक चिंतन में न्याय की अवधारणा की, तो सबसे पहले हम पाश्चात्य और भारतीय दर्शन में न्याय को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है, इसकी अवधारणा को किस प्रकार से स्पष्ट किया गया है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग वैधानिक अर्थ में नहीं वरन मोरल अर्थ में या नैतिक अर्थ में किया गया था। उन्होंने कहा कि न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। ये इसके दो रूपों का वर्णन करता है, पहला व्यक्तिगत न्याय और दूसरा सामाजिक न्याय। प्लेटो की धारणा थी कि मानवीय आत्मा में तीन तत्व या अंश मौजूद होते हैं, पहला तृष्णा, दूसरा इच्छा तत्व, शौर्य और बुद्धि। और इसी आधार पर उन्होंने पूरे समाज को तीन वर्ग में बांटा, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और रक्षक वर्ग या उत्पादक वर्ग। यदि हम इसी सामाजिक व्यवस्था की भारतीय संदर्भ में बात करें तो भारतीय संदर्भ में भी पूरे समाज को चार भागों में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्लेटो का कहना है कि समाज या राज्य समाज की आवश्यकता और व्यक्ति की योग्यता को दृष्टि में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ कर्तव्य निश्चित करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति द्वारा संतोषपूर्वक अपने अपने कर्तव्य का पालन करना ही न्याय है। इसी प्रकार से अगर हम भारतीय संदर्भ में बात करें तो जैसा कि मनु ने कहा है कि जिस सभा में सत्य असत्य से पीड़ित होता है उनके सदस्य ही पाप से नष्ट हो जाते हैं। अगर हम कौटिल्य की बात करें तो कौटिल्य समुचित न्याय प्रणाली को राज्य का प्राण समझता है, क्योंकि उनका विचार है कि जो राज्य अपनी प्रजा को न्याय प्रदान नहीं कर सकता वह राज्य शीघ्र ही क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। कौटिल्य के अनुसार न्याय का उद्देश्य प्रजा के जीवन तथा संपत्ति की रक्षा करना और असामाजिक तत्वों एवं अव्यवस्था उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों को दंडित करना है। इन्होंने दो प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख किया है, धर्मस्थीय और कंटकशोधक, जिन्हें वर्तमान संदर्भ में अगर हम समझें तो दीवानी और फौजदारी मामले या न्यायालय कह सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम अरस्तु की बात करें तो अरस्तु ने भी दो प्रकार के भेद माने हैं न्याय के, पहला वितरणात्मक या राजनीतिक न्याय, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, और दूसरा सुधारक न्याय। वितरणात्मक न्याय का तात्पर्य है कि राजनीतिक पदों की पूर्ति नागरिकों की योग्यता और उनके द्वारा राज्य के प्रति की गई सेवा के अनुसार ही हो। और सुधारक न्याय से यह तात्पर्य है कि एक नागरिक के दूसरे नागरिक के साथ संबंध को निर्धारित करते हुए सामाजिक जीवन को व्यवस्थित बनाए रखा जाए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि न्याय की धारणा एक विशद विवेचना का विषय रहा है और इतिहास में कभी ऐसा भी न्याय था कि जैसी करनी वैसी भरनी, या फिर ईश्वर की इच्छा या फिर पूर्व जन्म के कार्यों का फल माना गया। वर्तमान संदर्भ में न्याय बिल्कुल अलग रूप में देखा जाता है और न्याय की जो प्रमुख धारणा है इसके हम दो आधार मान सकते हैं, पहला स्वतंत्रता और दूसरा समानता। बात करते हैं अब हम न्याय के विविध प्रकार की, वेरियस फॉर्म्स ऑफ द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस। सबसे पहले हम नैतिक न्याय को लेते हैं। नैतिक न्याय इस धारणा पर आधारित है कि विश्व में कुछ सर्वव्यापक, अपरिवर्तनीय तथा अंतिम प्राकृतिक नियम है जो कि व्यक्तियों के आपसी संबंधों को ठीक प्रकार से संचालित करते हैं। इन प्राकृतिक नियमों और प्राकृतिक अधिकारों पर आधारित जीवन व्यतीत करना ही क्या है, न्याय है। जैसे सत्य बोलना, प्राणी मात्र के प्रति दया का बर्ताव करना, प्रतिज्ञा पूरी करना, वचन का पालन करना, दान, उदारता, इसका परिचय देना ही क्या है, नैतिक न्याय है। बात करते हैं हम अब कानूनी न्याय की। कानूनी न्याय से तात्पर्य है कि वे सभी नियम और कानूनी व्यवहार जिनका अनुसरण किया जाना चाहिए कानूनी न्याय है। अर्थात
कानूनों का निर्माण, सरकार द्वारा बनाए गए कानून न्यायोचित होने चाहिए, क्योंकि अगर वो न्यायोचित नहीं होंगे तो जनता में क्या होगी, क्रांति की भावना उत्पन्न हो जाएगी, विद्रोह की भावना उत्पन्न हो जाएगी। और इसी प्रकार से कानूनों को लागू करना, अर्थात बनाए गए कानूनों को जब लागू किया जाए तो न्यायोचित ढंग से लागू किया जाना चाहिए, अर्थात एक तो पक्षपात नहीं होना चाहिए, और जिन्हें वास्तव में दंडित करना हो उन्हें दंडित किया ही जाना चाहिए, चाहे उनका पद, उनकी हैसियत कुछ भी हो। इसी प्रकार से राजनीतिक न्याय के बारे में हम कह सकते हैं कि सभी व्यक्तियों को ऐसे अवसर प्राप्त होने चाहिए कि वे राज व्यवस्था को लगभग समान रूप से प्रभावित कर सकें, और राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग ऐसे ढंग से किया जाना चाहिए कि सभी व्यक्तियों को लाभ प्राप्त हो। जैसे इसी प्रकार से राजनीतिक न्याय की प्राप्ति के बहुत सारे साधन हैं। वयस्क मताधिकार है, अर्थात सभी व्यक्तियों को मत देने का अधिकार हो। सभी व्यक्तियों के लिए विचारों की स्वतंत्रता हो, भाषण की, संघ और सम्मेलन और संगठन बनाने की स्वतंत्रता हो, नागरिक स्वतंत्रताएं प्रदान की जानी चाहिए, प्रेस को स्वतंत्र होना चाहिए और न्यायपालिका को भी स्वतंत्र होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को सार्वजनिक पद प्राप्त होना चाहिए। सामाजिक न्याय की अगर हम बात करें तो सामाजिक न्याय की धारणा में ये बात निहित होती है कि अच्छे जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां व्यक्तियों को प्राप्त होनी चाहिए। सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता और समानता प्राप्त होनी चाहिए। जैसा कि पंडित नेहरू ने एक बार कहा था कि लाखों करोड़ों लोगों के लिए मार्क्सवाद के प्रति आकर्षण का स्रोत उसका वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है, परंतु सामाजिक न्याय के प्रति उनकी तत्परता है। आर्थिक न्याय की यदि हम बात करें तो आर्थिक न्याय सामाजिक न्याय का एक अंग मात्र है, और कुछ लोग आर्थिक न्याय का तात्पर्य पूर्ण आर्थिक समानता से लेते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सभी व्यक्ति अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग जीविकोपार्जन करते हैं, तो हम सभी को समान तो नहीं कर सकते, लेकिन धन संपदा के आधार पर व्यक्ति व्यक्ति के बीच विभेद की दीवार नहीं खड़ी की जानी चाहिए, और धनी व्यक्तियों द्वारा निर्धन व्यक्तियों का शोषण नहीं किया जाना चाहिए। तो इसमें हम दो बातें देखते हैं कि सभी व्यक्तियों को सबसे पहली बात तो अनिवार्य आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए, और दूसरी सभी व्यक्तियों को व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार प्राप्त तो होना चाहिए, लेकिन वह सीमित मात्रा में। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो न्याय है वह व्यक्तियों को वो चीज़ प्राप्त होनी चाहिए जिसको प्राप्त करने के वो हकदार होते हैं। बात करते हैं हम कानूनी न्याय को प्राप्त करने के साधनों की। तो कानूनी न्याय अगर हमें वास्तव में प्राप्त करें तो जैसा कि लास्की ने अपनी ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में लिखा है कि कानूनी न्याय प्राप्त करने के साधन इस प्रकार से हैं। पहला है न्यायपालिका का कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त होना, क्योंकि यदि न्यायपालिका कार्यपालिका के दबाव से मुक्त नहीं होगी तो उसके द्वारा निष्पक्ष रूप से न्याय प्रदान करने का कार्य नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि विधियों की व्याख्या का कार्य ऐसे व्यक्तियों को सौंपा जाना चाहिए जिनके विचार पर कार्यपालिका का विचार हावी ना हो। इसी तरह से न्यायाधीशों की नियुक्ति की जानी चाहिए, चुनाव नहीं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि न्यायाधीशों को 3 प्रकार से चुना जा सकता है। पहला जनता द्वारा, दूसरा व्यवस्थापिका सभा द्वारा और तीसरा कार्यपालिका द्वारा। इसमें जनता द्वारा न्यायाधीशों के निर्वाचन की पद्धति निश्चित रूप से सबसे बुरी है। क्यों बुरी है? क्योंकि जनता को इतनी समझ नहीं है कि वह किस व्यक्ति को न्यायाधीश नियुक्त करें। इन सभी बातों को देखते हुए न्यायाधीशों को कार्यपालिका द्वारा नियुक्त किया जाता रहा है, लेकिन कार्यपालिका उसे नियुक्त कर सकती है मगर हटा नहीं सकती है। इसी प्रकार से न्यायाधीशों के लिए उच्च योग्यताएं होनी चाहिए ताकि वो योग्य और विधि के अनुसार अपने न्याय का या कानूनों की व्याख्या का कार्य संपन्न कर सकें। इसी प्रकार से पर्याप्त वेतन और पदोन्नति के अवसर भी न्यायाधीशों को प्राप्त होने चाहिए ताकि वो किसी भी ऐसे यानी कि
उसमें नहीं आ सके, कहना चाहिए कि वो अपने इस वेतन को और पदोन्नति को प्राप्त करने के लिए कोई भ्रष्ट तरीके नहीं अपनाए। उन्हें समय समय पर ये चीज़ें दी जानी चाहिए जिससे उनके कार्य में रुचि बनी रहे। इसी प्रकार से लंबा कार्यकाल हो और पद की सुरक्षा हो। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सी जगह कार्यपालिका द्वारा न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाता है, लेकिन हटाने का कार्य व्यवस्थापिका का होता है और उन्हें सिर्फ महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है, वो भी विशेष बहुमत से। तो इस प्रकार से जब तक लंबा कार्यकाल नहीं होगा, न्यायाधीशों को उनके पद की सुरक्षा की गारंटी नहीं होगी, तब तक वो अपना कार्य कुशलतापूर्वक नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से न्यायाधीशों के लिए अवकाश प्राप्ति के बाद व्यवसाय निषेध होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जिन न्यायालयों में न्यायाधीश के रूप में कभी व्यक्ति ने कार्य किया है, कम से कम उन न्यायालयों या उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले अन्य न्यायालयों में वकालत का वो कार्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक कहना चाहिए कि जो व्यक्ति एक बार न्यायिक पद प्राप्त कर चुका हो, उसे किसी भी राजनीतिक या कार्यपालिका पद के पात्र नहीं समझा जाना चाहिए। इसी प्रकार से जूरी व्यवस्था को अपनाया जाना चाहिए। कम से कम सभी फौजदारी मामलों में या फिर जो सार्वजनिक हितों से संबंधित दीवानी मामले हों। जूरी व्यवस्था क्या होती है कि जूरी का सदस्य होने के लिए संपत्ति का मालिक होना जरूरी नहीं समझा जाना चाहिए। जूरी के सदस्यों को उचित पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए जिससे उनके कार्य में रुचि बनी रहे। इसी प्रकार से न्याय में समानता की व्यवस्था की जानी चाहिए। अब बात करते हैं कि न्याय में समानता की व्यवस्था कैसे की जाए, क्योंकि जो धनी व्यक्ति है वो तो अपने लिए वकील या फिर कानूनी सहायता हर प्रकार से प्राप्त कर सकता है, लेकिन यदि जो व्यक्ति गरीब है तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि वो कानूनी सहायता प्राप्त करे। इसीलिए पहली बात तो विशेषाधिकारों की समाप्ति होनी चाहिए और दूसरी निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था की जानी चाहिए, अर्थात फ्री लीगल एड की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि गरीब व्यक्ति भी पैसों के अभाव में अपने न्याय से वंचित नहीं हो सके। तो इस प्रकार से हमने देखा कि न्यायाधीशों की स्वतंत्रता बहुत आवश्यक है और न्याय नैतिक न्याय भी होता है, सामाजिक न्याय भी होता है। तो जैसा कि प्रोफेसर बारकर ने कहा है कि न्याय का सिद्धांत न केवल व्यक्ति व व्यक्ति के बीच की ही समन्वय पैदा करता है, वरन विभिन्न सिद्धांतों के बीच सामंजस्य उत्पन्न करने का भी एक साधन है। जस्टिस इज देयरफॉर एन ऑर्डर ऑफ पर्सन्स एंड एन ऑर्डर ऑफ द प्रिंसिपल्स रेगुलेटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट्स टू पर्सन। तो इस प्रकार से जैसा कि अर्नेस्ट बारकर ने कहा है, द फाइनल प्रिंसिपल इज जस्टिस विच बैलेंस एंड दस रेंशियल्स द डिफरेंस क्लेम। थैंक यू।